उल्फत के फल खुदावंद रक्षात इस कसर को सजा दे उसे हो वे बदख्वाह जो ज़िया बार जब तक रहे महरूमा खिले फूल इस बाग में या इला। अपना बड़ा गाँव मरकज़े इल्म फ़न, बड़ा गाँव ये मरकज़े इल्म फ़न, ये गुलहाए दानिश का रंगी चमन। यही एहतमाजी में फज्जी और एहसान थे, वक़ार और शराफत की पहचान थे अल्ताफ़ दीनदार नेको सरिश, समझते थे क्या खूब है क्या है ज़िश्त। अजब थी ज़माने में शाने हमीद, जुदा सबसे थी आन बाने हमीद। अजब थी ज़माने में शाने हमीद, जुदा सबसे थी आन बाने हमीद। न बस दीन से आशना थे मुहीन, न बस दीन से आशना थे मुहीन, सुखन गोए शीनी नवा थे। हफीज़े इब्ने एहसान जन्नत मकान, वो मोमिन की दी जिसने सजदे में जान। यही कौम के रहनुमा थे शफीक, गरीबों दिलो खस्तगा के रफीक। यही इब्ने एहसान जन्नत मकान, वो मोमिन की दी जिसने सजदे में जान। यही कौम के रहनुमा थे शफीक, गरीबों दिलो खस्तगा के रफीक। बड़े दीदवर और बाखबर थे नसीरो जमील, सियासत में बालिग नजर थे जमील। वो एक रहनुमाते रहे मुस्तकीम, थे नेक और खुशतबा इंसान नदीम। वो एक रहनुमाते रहे मुस्तकीम, थे नेक और खुशतबा इंसान नदीम। खलीक एक थे पे करे इनकिसार, मुजस्सम मुरव्वत मोहब्बत शवार। यही कौम के रहनुमा थे शफीक, गरीबों दिलो खस्तगा के रफीक। यही कौम के रहनुमा थे शफीक, गरीबों दिलो खस्तगा के रफीक। खलीक एक थे पे करे इनकिसार, मुजस्सम मुरव्वत मोहब्बत शार। खलीक एक थे पे करे इनकिसार, मुजस्सम मुरव्वत मोहब्बत शार। थे बड़ा गाँव अबरार भी, थे फ़ख्रे बड़ा गाँव अबरार भी, बहुत नेक थे और खुशअतवार भी। थे फ़ख्रे बड़ा गाँव अबरार भी, बहुत नेक थे और खुशअतवार भी। कभी था बड़े गाँव को जिन पे नाज, वो इंसान थे महमूद मेहमान नवाज। कभी था बड़े गाँव को जिन पे नाज, वो इंसान थे महमूद मेहमान नवाज। बहुत नेक थे मेरे भाई अमीन, गरज थे मुजस्सम भलाई अमीन। बहुत नेक थे मेरे भाई अमीन, गरज थे मुजस्सम भलाई अमीन। इसी दे कदे के कभी थे मकीन, इसी दे कदे के कस्बे के, इसी दे कदे के कभी थे मकीन, रियाज़े खुशअतवार रोशन जबीन। इसी दे कदे के कभी थे मकीन, रियाज़े खुशअतवार रोशन जबीन। हमेशा ही इकराम थे कचकुला, हमेशा ही इकराम थे कचकुला, और इनाम थे साहिबे इज़्ज़ुजा। हमेशा ही इकराम थे कचकुला, और इनाम थे साहिबे इज़्ज़ुजा। तो इन रफ्तगा में उबैद आखिरी है जिनकी जुदाई में गमगी सभी। है इस रफ्तगा में उबैद आखिरी है जिनकी जुदाई में गमगी सभी। यही जुज़ आखिर है हर नाम का, हो रहमान ज़ामिन खुश अंजाम का। है जुज़ आखिर है यही जुज़ आखिर है, यही जुज़ आखिर है हर नाम का, हो रहमान ज़ामिन खुश अंजाम का। वो दो ये गुलजार फिर भी नजर ताब है, ये गुलजार फिर भी नजर ताब है, गए बाग़बां फिर भी शादाब। ये गुलजार फिर भी नजर ताब है, गए बाग़बां फिर भी शादाब है। फ़ख्रे बड़े गाँव इखलाक आज है, इल्म और सियासत का इम्तिज़ाज। है फ़ख्रे बड़ा गाँव इखलाक आज, इल्म और सियासत के इम्तिज़ाज। सियासत के खातिम की वो नगी, सियासत के खातिम की हैं वो नगी, खुसर की हैं मोहसिना जानशी। सियासत के खातिम की हैं वो नगी, खुसर की हैं मोहसिना जानशी। खिलाता रहा इल्म के गुल यहाँ,
जलीले खिरदमंद साइंस। वाह 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 वाह, ये इसमें तो और दो बार खिलाता रहा इल्म के गुल यहाँ, जलीले खिरदमंद साइंसदान। मुबालगा भी है शायरी में। ये कस्बा जहाँ इल्म का है चलन, सदीक़े अदब दोस्त का है वतन। वाह। ये कस्बा जहाँ इल्म का है चलन, सदीक़े अदब दोस्त का है वतन। वतन की नशे के, वतन की मोहब्बत के नशे में चूर, वतन की मोहब्बत के नशे में चूर है अब भी यहाँ पे करे खुल्क नूर। वतन की मोहब्बत के नशे में चूर है अब भी यहाँ पे करे खुल्क नूर। इसी बात के हैं ये सभी शहीर और तौफीक हो या रजी, इसी बाग के फूल हैं सभी शहीर और तौफीक हो या रजी। रिजवान व इमरा अताओ अकील है फख्रे वतन बाशमूल खलील। है रिजवान व इमरा अताओ अकील है फख्रे वतन बाशमूल खलील। ये गांव अहले खिरत का वतन, ये गांव है अहले खिरत का वतन है दाना व आकिल सभी मर्दजन। तारीफ है आपकी। हाँ, लेकिन ये गांव है अहले खिरत का वतन है दाना व आकिल सभी मर्दजन। है बच्चे भी इस गांव के हो नहार, तरक्की करें फिर भी हो बुर्दबार। है बच्चे भी इस गांव के हो नहार, तरक्की करें फिर भी हो बुर्दबार। यही लब पे कुदसिया की है दुआ, सदा इसको आबाद रखे खुदा। यही लब पे है कुदसिया की दुआ, सदा इसको आबाद रखे खुदा। निकलती रहे खेतों में बालियां, फलों से लचकती रहे डालियां। निकलती रहे खेतों में बालियां, फलों से लचकती रहे डालियां। रहे शाद इस गांव का हर मकीन, उगलती रहे जर यहाँ की जमीन। रहे शाद इस गांव का आबद जिंदाबाद, बड़ा गांव तू ता आबद जिंदाबाद है जब तक जहाँ तू भी पायंदाबाद। है जब तक जहाँ तू भी पायंदाबाद। बहुत अच्छा, मगर हमको आवाज तो सही नहीं हम लोग आटे में शक्कर की तरह नमक की तरह मिल गई, खत्म बात। शुरुआत है कर दिया था, ये थोड़ी है कि वो एक और यहाँ लेके चले आए कि हमारा भी जिक्र करो, हमारा कहीं जाओ भाई। ये बोले नुकसान करते ले गए, हम उनको चाहे तो रुखसत कर दिया, अब चले आ रहे हैं। इनको आप खीरी ले गए थे, काहे की वापस ले आए? सबको कुटाई करो। अच्छा, और शक्कर और नमक तो मिल गई, भूल गई, लेकिन क्योंकि पुलिस को नहीं पूछा इसलिए ये महफिल खत्म। चलो बंद करो सबको। पुलिस शर्म झुक जाती है, पुलिस का आप लोग जानते ही हैं क्या इमेज है। अगर उनकी बहन वकील न हो आगे बढ़ाइए। और अभी भी देखिए बहन के बारे में हमारे और मोनिस भाई के बारे में आप ये कहिए कि हम लोग कितने अच्छे हैं, बजाय इसके कि आप कहें कितने अच्छे थे। भजिया, ये टेप रिलीज का मीडिया के हाथ में है, मीडिया टेप नहीं रिलीज करेगा। नाम तो है तुम्हारा? हाँ है हमारा। अच्छा, आप प्लीज आप लोग बैठ जाए और कुछ पप्पी और आगे बोलना चाहती हैं। सबसे पहले हम इसलिए नहीं लाए कि वो तहरीर सब बस करो बस करो। नहीं कोई कहेगा आप, किसने कहा बस करो? अच्छा, नस्ल में लिख रहे थे, काफी लिख लिया है, लेकिन हमने सोचा कि ये बड़ा लंबा हो जाएगा, सब कहेंगे बस करो शार्ट करो तो रह जाए। बस उसके बाद एक दिन नमाज पढ़ के रात को ईशा के जो लेटे तो बस सब चीजें आ गई। तो हमने आपने जो नस्ल में लिखा उसको मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद हमको आप भेज दीजिए। हम इरादा कर रहे हैं इंशाल्लाह पूरा वॉल्यूम बनाएंगे, उसमें उसको हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जरूर। उसमें हमारा जिक्र ना भी हो तो कोई बात नहीं। क्या हो हमारा जिक्र ना भी हो तो कोई बात। सबसे पहले जीनत डॉक्टर हमारी सईदा, हमारी दोस्त, हमारी बहन सईदा सबसे पहले ग्रेजुएट। अरे जीनत हमारी कौन, हम अपनी बात कर रहे हैं। लग गई।
लग गई बदबू आई। लेकिन घरेलू पढ़ी लिखी बीवियाँ सब हमारे खानदान की बड़ी समझदार और बड़ी हुनरमंद समझदार। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कहा गया है कि बच्चे का स्कूल मकतब सबसे पहला पहली माँ की गोद है। तो वो वाकई वो यहाँ की सब माओं ने अपने बच्चों को आला तालीम की सनत नहीं थी, लेकिन बहुत अपने मजहबी तालीम और मजहबी तालीम हमारी चची की बहुत थी, बहुत अच्छी थी। हमारी चची छोटी चची अभी शहीद की बात चची अभी। और वो इन लोगों को सुबह कुरान शरीफ कहती थी पढ़ो जा करके, जब तक याद पढ़ोगे नहीं नाश्ता नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जा रहे हैं अम्मी हम पढ़ चुके, अम्मी हम पढ़ चुके, आवाज़ आती थी तब नाश्ता मिलता पढ़ के। तो ऐसा हुआ, ऐसी अच्छी तरबियत की उन्होंने। फाटक से बाहर पर लड़के कभी नहीं जा सकते थे, सब यहीं पर रहते थे कि फाटक के बाहर यहाँ के लड़के नहीं जाएंगे। प्रभु की दुकान हम लोगों ने जाना। तो जब सब लोगों का लड़कों का आना जाना हुआ और जानम्मी के लड़के सब अभी आसिम वगैरह ये लोग सब हो गए, शाह लोग सब प्रभुआ के जाके नारियल खरीद के लाते थे तो खूब डांटे गए थे, सजा मिली थी कि खबरदार तुम लोग यहाँ से क्यों गए। फाटक पे था बीका, उनसे कहा गया अगर लड़के वहाँ से जाएं तो फाटक बंद कर लो। वो लोग खिड़की खोल के चले जाते थे फाटक में। बहरहाल यहाँ का क्या लड़कों के नाम बता दीजिए। भाई गए हैं 6-7 साल रहे हैं अमेरिका में तालीम जब गए हैं। तो ये चची जान उसी दिन लालटेन ले करके रात को गई नमाज पढ़ने मस्जिद में। फिर उनका पूरा एक दस्तूर था, चाहे बारिश हो चाहे जो कुछ हो, छतरी लगा रसूलन रहती थी साथ में, वो लालटेन लिए और चची जान मस्जिद में नमाज पढ़ती थी ईशा की दुआ के। हमेशा इतने साल रही, इतने 365 दिन गिन लो हर साल के, चची जान जाती थी नमाज पढ़ने। वालदाइन इखलाफ भाई जा रहे थे, सब रो रहे थे, परेशान थे, और वो कहती थी कि वो कहती थी कि जा रहे हैं, अच्छा है अपने उसके लिए जा रहे हैं। बड़ी हिम्मत वाली बीवियाँ यहाँ सब थी, दादियाँ नानियाँ सब जितनी थी। और भैया बेचारे का मस्जिद में साथ जाते थे और क्या करते थे वहाँ? अपना तोन रगड़ते थे दीवार। भैया वो रात को ईशा की नमाज में जाती थी। कहाँ है भैया? क्या करते थे? बहुत बड़ी बात। अपना तोन दीवार में रगड़ते थे कि कम हो जाए। 7 साल में पैजामा उतर जाता था इनका, पैसा हो जाता था ढीला। तो ये सबने कहा कि अपना ये पेट मस्जिद में जाके दुआ मांगो, तो कहे जाके रगड़ते ठीक हो जाए। इससे तो बहुत है, लिखेंगे लिख रहे हैं। भाई पोल खोल हो गया है काम नहीं, इसीलिए छेड़ा था। अरे सबको ये नुस्खा पता लग गया कि जाओ अपने तोन रगड़ो। सबसे पहले कौन? सबसे पहले कौन? सबसे पहले कौन? नहीं, मिसबा से तो कल कई लोग आए, उनका भैया आपने अच्छा किया, अब हम नौटंकी नहीं बुलाएंगे अपने ही, अब यही डांस कराएंगे। और उनको एडवाइस किया गया रोज डिस्को कर लिया करें तो उनकी तोड़ कम हो जाए। चलो भाई आगे बढ़ाए। अच्छा, अब शहीर दादा और दुर्दाना दादी और गजाला अपी और ये लोग और फौजिया अपी बाहर से आए हैं, तो हम लोग पैसा भी ज़्यादा दिया है तो थोड़ी देर इन लोगों को, हाँ वो लोग तो घर ही आए लेकिन नूर दादा यहाँ रह रहे हैं, तो नहीं, हाँ वो लोग वेरी स्पेसिफिकली इसलिए आए, वो तो बहुत एविडेंट है, लेकिन इन लोगों को माइक दिया जाए थोड़ी देर। तो समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ तो कहा जा चुका है। सिर्फ एक हमारी और रिजवान की जो दोस्ती थी, क्योंकि हम दोनों एक दिन की पैदाइश है और हम लोग 2 घंटे के फर्क से 2 घंटे के फर्क से 2 घंटे का भी, हाँ 2-2.5 घंटे का फ़र्क है। और आमिर तीसरे थे, लेकिन आमिर चले गए, हम दोनों साथ रहते थे। तो हम लोगों की हालत ये थी कि एक जान 2 गालिब कहे जाते थे और हर वक्त साथ रहते थे, हर शरारत में साथ रहते थे। एक दफ़ा हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि दोपहर में कि लड़ाई हो गई हम लोगों की, तो हमने कहा कि हम तुम्हारी नाक काट लेंगे। तो रिजवान ने कहा कि हम भी काट लेंगे।
अब ये तय हुआ कि कौन किसकी पहले काटे। तो अब इमली के नीचे खड़े थे, तय ये हुआ कि भाग करके छुरी अपने अपने घर से लाओ, जो पहले आ जाए इस जगह के ऊपर वो नाक काटेगा। तो हुआ ये कि रिजवान अपने घर भागे, हम वहाँ भागे। अबू मरहूम हमारे जिंदा थे, उन्होंने देखा ये किस बुरी तरह से भागता हुआ आया है और ये कुछ लेके भागा है यहाँ से। तो वो जो थे पीछे पीछे चल दिए हमारे। अच्छा, अब रिजवान भी जो थे वो उधर से हम पहले पहुँच गए। रिजवान कहते हैं यहाँ पहले पहुँचे, मगर भैया यहाँ के ऊपर इख्तलाफ है थोड़ा सा। हम कहते हैं हम, अब हो सकता है हमको याद ना हो, दोनों में कोई भी बाहर पहले पहुँचा, लेकिन पीछे से अबू उस वक्त पहुँच गए कि नाक के ऊपर छुरी रखी जाती है जिसके पहले। लेकिन हम लोग वाकई सीरियस थे कि जो पहले पहुँच जाएगा, दोनों के हाथ में छुरी थी और नाक काटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। मगर साहब उन्होंने ऐन वक्त हम लोगों को पकड़ लिया और उसके बाद बड़ी पिटाई हुई और दोनों की हुई। तो ये तो एक वाकया हम लोगों के बचपन का है। और फिर हम लोग साथ में ऐसे रहते थे कि हमें कुछ नहीं पता होता था, कहाँ कहीं बैठे, कहीं सो गए, कहीं खा लिया, कहीं कुछ कर लिया, और हर चीज़ साथ रहते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने अहद किया कि नहीं भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे, और उस दिन से आज तक हम लोगों की दोस्ती बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। दोनों की नाकें बच गई। बचपन से हम लोग यहाँ आया करते थे, पहले बहुत बचपन में हर साल, और फिर जब बड़े हुए तो दोनों मुल्कों के हालात के पेश नज़र वक्फे से। लेकिन हमारी अम्मा इतना ज़्यादा बड़े गांव का जिक्र करती थी कि हम लोग को एक उनसे अच्छी हो गई, इतनी बड़ी कि ससुराल भी बड़े गांव हो गई। अब जब ये सेटेलरी का हुआ तो हमारे मियाँ का था कि कोई ना कोई हम लोग भी रिप्रेजेंट करे, तो पहले कोशिश की गई कि मैं और दोनों बच्चे तो ज़रूर आए। मियाँ हमारे जॉब की वजह से नहीं आ सकते थे, तो मैं और हेरा साथ आए हैं। बेटे को हमारे वीज़ा नहीं मिला तो वो नहीं आ पाए, तो वो दोनों सपा बेटे बहरान वहाँ मिस कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ की यादें और उससे सब उनके लिए जाएंगे। और आप ना आई होती तो ये महफिल आधी रह गई होती। हाँ बिल्कुल। आप वहाँ के किस्से सुनाएं, वहाँ क्या रहता है? ये इरफान भाई का पहला संजीदा सवाल है, जवाब दे दीजिए। पता नहीं आगे क्या कहने वाले दोनों। सवाल हर मौका है कि हमारी प्यारी वासवा खाला का इंतकाल हो गया है। उनको भी बड़े गाँव से बेहद वसीयत थी और बहुत जिक्र किया करती थी, जिसका हम सबको आज बहुत। हाँ हेलो, क्या जब हम लोग कभी वहाँ जमा होते हो पाकिस्तान में, ताजिक भाई हैं और बहुत से लोग हैं, तो क्या कभी यहाँ के सब जिक्र होते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और इसमें जो बात है कि मेरी अम्मी और वासवा खाला स्पेशली बहुत ज़्यादा इसके तस्करे बड़े गांव के हवाले से करती रही। और यहाँ से वापस जाने के बाद हम लोग की याद नहीं आती। अभी few words की शादी थी आमिर दादा क्या मेरे इंडिया आने से पहले दिसंबर में, तो मेरी सबसे मुलाकात हुई वहाँ पर पूरे फैमिली से। तो वहाँ पे जो मेन हॉट टॉपिक था दूल्हा दुल्हन की टक्कर पे, वो ये था बड़े गाँव की सेंटेनरी। एंड एवरीवन वाज सो एंथुसियास्टिक अबाउट इट कि वो किडवाइज ग्रुप पे जितनी भी थी, तो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा उन लोगों को पता था कि क्या क्या है, किस किस टाइम पे है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंसेज और जो प्रीऑक्यूपेशन होता है, इट्स सो डिफिकल्ट टू कम वहाँ पे, तो लोग नहीं आ पाए। और मुझ पर एक तड़ी है कि मैं वापस पाकिस्तान एंटर नहीं हो सकती विदाउट CD और फोटोग्राफ। आप लोग की एंट्री बैन है पाकिस्तान में, तो दिस इज हाउ पाकिस्तानी बड़ा गाँव। नहीं, वेरी गुड। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पहली बार ये मौका मिला कि इनफॉर्मल के हम बाहर के हैं और हमें कुछ डायलॉग नहीं हम अभी बता रहे हैं वाई आई सेड बहुत अच्छी। एक बार कुछ तस्वीरें खिंच रही थी तो अखलाक भाई ने हमसे कहा आप इधर आइए, आप तो अब अपनी हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा एक बार अप्पी जो रेहान, इरफान और मिसबा की अम्मी अंजुम की, उन्होंने हमसे ये कहा क्या बात है दुर्दाना, तुम्हारे सारे जेठ तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहा ये उनकी मोहब्बत है और ये यहाँ के
खास तौर से सब लोग लेडीज की बात कर रहे हैं, जेंट्स जो हैं वो बहुत उम्दा हैं और खुलूस वाले हैं। बच के रहिएगा, बच के रहिएगा। सभी आपके साथ तो बात की बहुत खुशी है कि कोई भी यहाँ पर किसी तरह से फर्क नहीं करता है और हमारे दिल में खास तौर से यहाँ के सारे जो भाई हैं उनकी मोहब्बत है। इकराम भाई की मोहब्बत हमेशा रहेगी। एक बार हम ग्वालियर जा रहे थे तो बहुत तूफानी मौसम था। हमने कहा इकराम भाई आप यहीं रहिए घर में, हमें छोड़ने मत जाइए, हम लोग चले जाएंगे, अताऊ तो जा रहे हैं, आपका यहाँ रहना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुम्हें ट्रेन पे रुखसत करने ना जाएं। तो वो हमें छोड़ने गए। तो उनकी इज्जत और मोहब्बत हमारे दिल में है। और फिर हम आते यहाँ, नूर भाई और महनाज भाभी हम लोगों का कितना ख्याल करती हैं और सबसे बढ़ के अताउर रहमान और रफ़िया और जो भी कुछ इन लोगों की खासियतें हैं, लेकिन ये किस तरह से हम मेरी और इनकी खिदमत करते हैं ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि ये लोग बहुत खिदमत गुजार हैं और इसको हम हमेशा मानते हैं। और हमारी सास का दर्जा हमारे लिए सबसे ज़्यादा ऊपर है क्योंकि हमारा वक्त उनके साथ बहुत कम गुजरा, लेकिन उन्होंने हमें बेइंतहा मोहब्बत दी। एक बार वो अपनी कोठरी कमरा साफ कर रही थी, अब तो कमरे बन गए वो, और वो झाड़ू दे रही थी। तो मैंने कहा अम्मी आप, बम्बई से भी वो भी शादी में यहाँ आए हुए थे। उनसे ये बारात के लोगों ने पूछा कि इसमें बताइए, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है मकान का, इसमें अखलाक साहब का घर कौन सा है और मोहसिना बाजी का घर कौन सा है। इस तरह से उन्होंने पूछा। ये सईद अख्तर जो हैं, हम लोगों के ताल्लुकात इनसे कम से कम 40-45 साल से ज़्यादा के ही थी। उन्होंने कहा भाई ये बात ना हमको आज तक मालूम हुई, ना हमने किसी से पूछा कि कौन किस घर में रहता है, कौन क्या। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इस खानदान के लिए कि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है किसी दो घरों में। खफा ना हो जाए लोग। जैसा सबको मालूम है, मैं भी एक बाहर की बहू हूँ। बहुत पुरानी हो गई हूँ, 35 साल से मैं यहाँ, मतलब मेरी 35 साल पहले मेरी शादी थी, मैं यहाँ आई थी। उसके बाद 1-2 तकरीबों में मुझे ये लगा कि अरे मैं तो बाहर की हूँ, अंदर से मुझे ये चीज़ एक फीलिंग थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ ऐसी ख़त्म हुई कि आज मुझे लगता ही नहीं है कि मैं बाहर की हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि सब लोग खड़े थे, कुछ बात हो रही थी, रफ़िया थी, महनाज साहब थी और शाबा, हम लोग सभी लोग थे। तो उसमें कुछ ये हुआ कि बाहर की बहू, तो हमने कहा अरे हम भी तो बाहर के हैं। तो महनाज साहब ने फ़ौरन ही कहा कि तुम तो बाहर की लगती ही नहीं। तो बस यही है, आप लोगों की सबकी मोहब्बत है जो आज हम एक फैमिली मेम्बर, खास तौर से अताऊ भाई की, अताऊ भाई जो आज भी मेरे घर में एक कमरे पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि वो मेरा है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ उन्होंने मेरे लिए कितना किया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर्टिफिकेट पे अपना नाम, वो एक कमरे पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, हम तो घर ही लिखवाना चाहते हैं। दादा सर्टिफिकेट बना दीजिए, साइन कर देंगी। ये देखिए आप अंदर के हैं, बाहर के हैं, आप बताइए। आप रह गई शिराज, नूर भाभी रह गई। हाँ क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। माशाल्लाह 11 साल होने वाले हैं हमारी जनवरी में शादी को। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फैमिली से जुड़ के। बाहर कभी भी और ख़ानदानों में ये रिवायात और तरीक़े नहीं देखे जो यहाँ पे आके हमने देखा और महसूस किया। जितना अपनाइयत और अपनापन यहाँ पे आपस में लोगों में जितना जुड़ के लोग रहते हैं,
आमतौर पे और ख़ानदानों में वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक, क्योंकि ना हमारे ख़ानदान में ना ननिहाल में और भी जानने वालों में इस तरह का कल्चर नहीं देखा। तो इससे बहुत खुशी हुई कि ऐसे ख़ानदान से जुड़े और इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ के मिला, एक अपनाइयत मिली, मोहब्बत मिली, सबने बहुत अच्छी तरह दिल से अपनाया। हाँ, ये ज़रूर है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड रिश्तेदारियाँ हैं जो आज तक समझ में नहीं आई और बार बार पूछना पड़ता है, उनको भी नहीं मालूम है। और मतलब डांटे जाते हैं बीवी की तरह से, हम मतलब डांटे जाते हैं, यही पता होगा। तो निकाह नामा है तो ऐसे वो बात तो कंफर्म है, और बाकी नहीं, हमारी शादी के बाद हमें वाकई करीब 5 साल लग गए। किसी भी गैदरिंग में हम किसी को चचा कहते हैं, किसी को मामू कहते हैं, उसी को कभी भाई भी कह देते हैं। तो ये कहते थे ये सब क्या है, मतलब तुम कौन चचा है, कौन मामू है, कौन भाई। हमने कहा ना सिंह के हम तो फैसल और शादी का करा रहे थे, ये मेरी खालाजाद बहन है, ये मेरा खालाजाद भाई है, बहन है, ऑनेस्टली। नहीं तो अब किसी भी कोई भी शादी, कोई भी गैदरिंग कहीं जाना है तो अब इनको समझ में आ गया है कि नहीं, अब कुछ भी कहीं से बस पता चल गया है कुछ है तो जाना है। सभी लोग बोलेंगे तो बोली। मेरे बड़े गांव में मैं पहले से बहुत आना जाना था, इसलिए शादी के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं ये मेरी ससुराल है और यहाँ पर मेरे खाला का घर था और मेरी शादी मेरे ख़ानदानी में हुई खालाजाद भाई से, तो इसलिए काफ़ी लोगों से जान पहचान पहले से ही थी। शादी के बाद ये लगा ही नहीं कि ये लोग कोई गैर हैं या क्या हैं। तो बहुत सबसे मोहब्बत मिली, सब बहुत प्यार मिला और आज भी हम लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। ये रिकॉर्ड मोहम्मद ने था वो। हाँ, और ये सामने जो अताउर रहमान बैठे हैं ये बहुत ज़्यादा वो है, शदीद हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। नटखट है। अच्छा, आप लाइक द बेस्ट वाइफ की जवाब माय और सीनियर मॉम से नहीं दिया जाएगा। नहीं, आप अम्मा और महजबीन दादी और हाँ आप लोग और प्लस आप लोग बहुत सीनियर मॉम्स हैं तो अब एक चीज़ मैं करना चाहता था वो ये थी कि अगर कोई भी दुआ मांगना चाहता है फॉर द होल फैमिली तो आई विल गिव द माइक टू देम और विद दैट we'll end. So I would like not just one person but कोई भी दुआ मांगना चाहता है पूरी फैमिली के लिए तो वो अब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्युल क़य्यूम गफ़ूरुर रहीम रहमानुर रहीम। राज़िक़, हम लोग सब लोग यहाँ जो आज जमा हुए हैं सबको इसी तरह से हर साल ये तौफीक दीजिएगा कि हम लोग इसी तरह मेल जोल के साथ जहाँ जब भी हम इसी मोहब्बत और खुलूस से जमा होते रहें, इस मोहब्बत और खुलूस को बढ़ाते रहिएगा, इसमें कमी ना करिएगा। आमीन। जो नए लोग आ रहे हैं उन्होंने भी इसको अपनाया है और जो आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला उनमें भी ये खुसूसियात दीजिएगा। और अगर हम लोगों में कुछ कमियां हैं, जो नए लोग जो सोच रहे हैं उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं, मगर ये मकसद जो था इसको पूरा करिएगा। और जो लोग हम लोग आप राज़िक़ हैं, सबको रिज़्क़ देने वाले हैं, सबकी मग़फ़िरत करने वाले हैं। जो लोग दिल से अंदर ही अंदर या बोल के आपसे जो दुआ मांग रहे हैं इस वक्त या जब भी, उनकी दुआ कबूल करिएगा। यहाँ सब लोग बहुत बुज़ुर्ग हैं, मैं तो बहुत छोटी हस्ती हूँ। मैं आपसे क्या बस आपसे सिर्फ यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह सुब्हाना ताला
हम सबको नेक राह दिखाइएगा, हम लोग बेराह ना हो, और अगर कभी बेराह हो जाए तो हमको राह पर ले आइएगा। या अल्लाह सुब्हाना ताला, जो लोग हमारे साथ से चले गए हैं, जहाँ सबको जाना है, बरहक है जाना जहाँ सबका बरज़ख में, उनकी कब्र वसी करिएगा, उन सब की कब्र वसी करिएगा, उनको जहन्नम की आग से बचाइएगा, दज्जाल के फितने से हम लोगों को भी बचाइएगा, और जन्नतुल फिरदौस में सबको जगह दीजिएगा, सबको इस काबिल बना दीजिए कि हम लोग उस जन्नत के दरवाजे से दाखिल हों जो कि रोज़ेदारों के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल होने का दरवाज़ा है जन्नत का रयान। या अल्लाह सुब्हाना ताला हम लोग सब इस काबिल हो जाएं कि उसी दरवाजे से दाखिल हों। वो तो आप बेहतर जानते हैं कि कौन कैसा, हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, नियत तो आप ही जानते हैं, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियाते, आप जानने वाले हैं कि हमारे एक्शंस जो हैं आर जज्ड बाय इंटेंशंस, और हमारी नियत सबकी नेक है यहाँ पे जमा होने की। और आगे भी रखिएगा कि हम लोग इसी मेल जोल के साथ आपके साथ रहें, और हर सिजदे में ये दुआ मांगती हूँ, और हर सिजदे में हम लोग सब ये दुआ मांगेंगे, अपनी तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। ये हिम्मत दीजिए सबको कि खुल करके भी, और जो लोग खुल के नहीं कर पाए वो नफिल नमाज पढ़ करके या अल्लाह अपनी तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, क्योंकि आपने कुरान में भी कहा है और हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो अपने गुनाह समझ ले कि उसने गलती की है और वो उससे इस्तग़फ़ार कर ले तो मैं उसको माफ़ करूँगा। तो या अल्लाह हम लोग सब में ये हिम्मत दीजिए कि आज अब जो असर की नमाज हो रही है, जो कबूलियत का वक्त होता है, असर और मगरिब से पहले थोड़ा और फजर से थोड़ा पहले, उसमें हम लोग आपसे तौबा इस्तग़फ़ार करें। हम लोगों की तौबा, हम लोगों की दुआ और हर चीज़ आप कबूल करने वाले हैं, और या अल्लाह आप कबूल करिए, आमीन। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इस उसमें सीखी वो यही थी कि कैसे बड़े भाई का सब लोग जो 4 भाई थे उसमें बड़े भाई की बात मानते थे, और उस वजह से मेरे ख़्याल से हम लोग आज यहाँ हैं इस तरह टुगेदर कि हम लोग कभी उसमें वो नहीं हुए। और I was really looking forward to Ubaid Dada being here, but unfortunately he couldn't be। और इसलिए मैं फवाद चाचा से कहूँगा, क्योंकि आप सबसे बड़े घर के वो हैं, तो आप हम लोगों के लिए कुछ दुआ करें थोड़ी सी, कोई भी इनफॉर्मल कुछ भी, सब जो सारी फैमिली की। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग इस 3 दिन में हम लोग जो यहाँ पर सब आज जमा हुए, और ये 3 दिन नहीं बल्कि इसमें महीनों से, इसमें शिराज को हम क्रेडिट देंगे कि महीनों से क्या 1.5-2 साल से तकरीबन ये लगे थे कि किसी तरह से एक ये मौका आए कि हम लोग सब बिना कोई ख़ास तकरीब के जमा हो एक जगह। शादी में, ब्याह में हम लोग सब जमा होते हैं या कोई और ओकेजन हो, लेकिन बिना किसी तकरीब के सब जमा हो। ये सिर्फ सोचना भी हम समझते हैं कि एक ये जो हम लोग के ख़ानदान की मजबूती की एक निशानी है कि ये सोच सिर्फ़ और सिर्फ हम ही लोगों के ख़ानदान में हो सकती है। हम लोग के ख़ानदान में जो हमने ये बचपन से देखा, और इसको और मजबूती से हमको ये यकीन इस चीज़ पर होता चला गया कि अब किसी भी ख़ानदान में देखिए कि जब वो साथ रहते हैं तो कुछ दिन बाद सुना जाता है कि वहाँ पर आपस में भाइयों ही में उनके हिस्सों में दीवारें उठ गईं और अलग अलग उन लोगों के घर बांट दिए गए। लेकिन ये एक वो जगह है कि जहाँ पर जितने ज़्यादा लोग साथ आते हैं और साथ मिलते हैं, जिसकी कि मिसाल हर जगह दी जाती है दूसरे गाँवों में और दूसरे जगहों पे, कि हम लोग जितना साथ रहते हैं उतनी ही वो दीवारें यहाँ पर हटती हैं। और आज देखिए कि हम लोग सब आज जमा हुए हैं, तो इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि कौन किस घर का है, किस जगह का है, ये किसी को नहीं मालूम। ये मालूम है कि हम इस फाटक में, इस कोठी के और इस बड़े गांव के हैं, इस ख़ानदान के हैं, इस बदवाई ख़ानदान के हैं, कि जहाँ कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में हम कहेंगे कि दी जाती है। और इसकी जो
जो लोग हुए, जो इसकी जो इस ख़ानदान को जो जाना जाता है वो उन लोगों की, उन बुज़ुर्गों की वजह से है कि जो गुज़रे हैं, जो हमारे दादा, हमारे परदादा और हमारे वालिदैन जो हैं उनकी वजह से जाना जाता है, हम लोग जाने जाते हैं। हम उन लोगों को इस बहाने घर पे तो हम लोग बैठ के याद करते हैं, हर वक्त याद करते हैं, लेकिन आज हम लोग सब मिल के जिस तरह से हम लोगों ने उनको फिर से याद किया और जो नई नस्ल है उसमें हम भी शामिल हैं और उसके बाद की जो नस्लें हैं उन लोगों को जिस तरह से ये बताने की कोशिश की कि हम लोग की पहचान क्या है और क्यों है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ एक बात है शिराज़ की भी। और उसके बाद आप सब की, हमारे जितने मामू हैं, चचा हैं यहाँ पर जितने सब की, हम लोगों का इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा नहीं बल्कि हम उनका ये एहसान मानते हैं कि वो हमको उतना ही अपने लड़के की तरह बिल्कुल समझते हैं। लोग कहते हैं, हमको ये भी है कि हमारे माँ बाप के गुज़रने के बाद शायद ये होता है कि कोई और नहीं है बुज़ुर्ग, लेकिन हमको कभी ऐसा यहाँ पर नहीं लगा क्योंकि हमारे आप सब बुज़ुर्ग और आप सब हमारे वो हैं कि जिनका हाथ हमारे सर पे हमेशा रहता है। और जब ये इस प्रोग्राम की बात शुरू हुई थी कि फ़ंड कलेक्शन हो, इसमें सबसे पहले शायद अब्बा ने कहा था कि इसका पैसा दिया जाए और शायद शिराज़ इस बात के गवाह हैं कि मानेंगे इस चीज़ को कि वो अस्पताल में थे, लेकिन इसका पैसा सबसे पहले उन्होंने दिलवाया कि उनको ये खुशी थी कि ये एक ऐसी चीज़ हो रही है कि ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो जाएं और इसमें वो भी उन लोगों से मिलें कि जो वो एक दूसरे को नाम से, एक दूसरे को रिश्ते से तो सब जानते हैं, लेकिन साथ रह के एक दूसरे की तबीयत से वाकफियत नहीं होती है इतनी। वो मकसद था कि यहाँ पर आके सब एक दूसरे को जानेंगे और पहचानेंगे, जो आज हम समझते हैं कि बहुत बहुत हद तक की पूरा हुआ, जबकि 2-3 दिन ये कुछ नहीं होते हैं। हम लोग सालों रहे तो शायद एक दूसरे को जाने, लेकिन कम से कम पहचान तो सकते हैं एक दूसरे को। ये है कि आइंदा कभी भी कहीं भी ये जो नस्लें जो आज हमारी मान ली अफगान हैं, बेटे छोटे हमारे, ये कहीं जाएंगे तो आप सब लोगों को पहचानेंगे। और खुशी की बात यह है कि आप लोग पहचानेंगे कि ये हमारे बेटे हैं और आपके जब सलाम का जवाब देंगे तो आपको मालूम होगा कि आप किसको दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है और ये सिर्फ हमारे ख़ानदान की है। तो इसलिए जब अब्बा को पता चला था कि ये एक प्रोग्राम इस तरह का है तो वो बेहद खुश थे। अफसोस की बात कि हाँ वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि उनकी बातें, उनकी यादें हमारे जैसे हमारे दिलों में वैसे ही आप लोगों की उसमें। उसके अलावा जैसे सुमना ने कहा और वाकई में दिल छूने वाली वो बात है जिस तरह से सुमना ने कहा, और ये बात सही है कि वो बेहद इनको क्या सभी जितने लोग हैं और जितनी नई सब बहुएँ आई हैं, बल्कि इस घर के सब लोगों को बहुत ज़्यादा वो करते थे कि हर तरह से उनको इज्जत देते थे। और जब शिराज़ से हमारी बात हुई, शिराज़ ने कहा कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसको आगे बढ़ा दें और आगे वो कर दें, तो इसका ये सलूशन नहीं था। और हमने शिराज़ से भी कहा, हमने कहा कि नहीं बिल्कुल ना बढ़ाओ, क्योंकि बढ़ाने से कुछ नहीं है। तो एक ऐसी चीज़ है कि सब एक दूसरे को जानने के लिए सब मिल रहे हैं, ज़्यादा पहचानने के लिए मिल रहे हैं, तो इसको वैसे ही रखो, वैसे ही इस प्रोग्राम को करो। तो हमारा कुछ इसमें हमारा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि अब्बा की ख्वाहिश थी कि ये प्रोग्राम हो उसी तरह से, और हमने भी कोई इजाज़त नहीं दी, बल्कि हम इस पूरे BBB जो है इसके हम एक हिस्सा हम बन सके, ये हमारे लिए एक बेहद खुशी की बात है। और हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह से, और आगे जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम हो, कभी भी कुछ हो, तो हमसे आप जो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कि हम आपके साथ खड़े होकर काम करवाएंगे, हमेशा वैसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। और हम ये दुआ करते हैं कि हमारा ख़ानदान, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हम लोगों को सिखाया है, जो हम लोगों को बताया है कि किस तरह से आपस में मिलकर रहो, हम दुआ करते हैं कि वैसे ही हमेशा और हमेशा हम लोग वैसे बने रहें, जिसकी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाए, और कभी कोई नज़र ना लगे, इसकी सबसे ज़्यादा हम दुआ करते हैं। क्योंकि ये चीज़ दुनिया में शायद एक ऐसा अकेला ख़ानदान है कि जहाँ ये चीज़ है, उसकी नज़र अगर खुदा न खास्ता किसी की लग गई तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया से। शुक्रिया। लंच लग गया है और अब हम मिलेंगे
एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह सून, मतलब ऑन द नेक्स्ट BBB। हाँ एक सेकेंड आप आई टेल यू व्हेन यू आर ऑनलाइन। जी कहिए। शिराज जी, जिस सिस्टम पे तुम जो सबको भेज रहे हो, आप सब लोग आपको सुन रहे हैं, सुनो हम एक भी नहीं देख पाए क्योंकि हमें ये सब आता ही नहीं। हम सीधा सादा ईमेल खोलते हैं, ईमेल हमारे नाम होता है तो सब आपको सुन रहे हैं, आपको सबसे कुछ कहना है? आपको ये कहना है शिराज जो तुम इतने महीनों से ये सब करते हो, आपको सबको एक सेकेंड। हसन भाई इस वक्त यहाँ सब जमा है, आपके मैसेज को सुनना चाहते हैं सिस्टम के लिए। आप शिराज से फिर बात कर लीजिएगा। अभी ऑल द फैमिली मेंबर्स आर हियर, एनीथिंग यू वांट टू टॉक, आपको याद कर रहे हैं एंड पीपल यू प्लीज शेयर एंड से। यू आर ऑन द माइक। ओके, कैसे सुनोगे? लाउड स्पीकर तो है नहीं? हाँ, लाउड स्पीकर पे सब सुन रहे हैं आपको। इट इज ऑन, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू यू। तुम तो बोलो। भाई क्या समझ रहे हो? सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों में अभी भी जज्बा मौजूद है, अभी भी अपनी वैल्यूज और अपने रूट्स को नहीं भूले हैं, जिसको जो कम होता जा रहा था, जिसको फिर से उजागर करने के लिए किसी ने ये बेड़ा उठाया। जिसने भी उठाया, वो जिन लोगों ने भी उठाया, उनको हम सलाम करते हैं। और बस इसका ये है कि अब हम चाहते हैं ये सिर्फ ये जो कव्वालियाँ हुई हैं, मुशाहदे हुए हैं, ये सब हुआ है, मामला यहीं पे खत्म नहीं होना चाहिए। जितने लोग बच्चे बैठे हुए हैं जो नेक्स्ट एंड आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं, उनको ये बताना चाहिए कि हम लोग क्या पहले किया करते थे और कैसे रहा करते थे और कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये कड़ी जो है ये टूट रही है क्योंकि लोगों को परवाह नहीं है। इन लोगों को परवाह करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि छुट्टियाँ हों तो नैनीताल, लंदन, अमेरिका, बेंगलोर, कलकत्ता न जाए। कम से कम 10 दिन तक के लिए सबके सब ये छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटी पहुँच है, 10 दिन के लिए बड़े गाँव चले जाया तो आने के लिए आए। इनको मालूम रहेगा कि लोग हैं कौन, कहाँ के हैं, कैसे रहते हैं और कैसे रहना चाहिए इन लोगों को। जी ये बहुत जरूरी है। प्रेज बिफोर प्रैक्टिस सबसे एंजॉय किए, लेकिन सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तफरीह जो होगी हम सबकी, फायदा जो होगा वो इन लोगों को साल में एक बार कम से कम जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा घर बंद है, ये नहीं है। माशाल्लाह सब है, लोग भी आए, अदाओ मामू है, सभी लोग हैं वहाँ, उनके घर जाके रहे। हम लोग ये ख्याल नहीं है किसी का घर अगर बंद है तो दूसरा उनका घर बना हुआ है, उसमें जाए मिले। ये घड़ी नहीं टूटना चाहिए, ये जो कि तकरीबन टूट रही है। लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है। कोशिश ये करें कि लोग कोई छोटी जनरेशन वाले जिनकी छुट्टियाँ साथ हो रही हैं तो आपस में तय करें कि हम लोग जाने, चलो हम लोग सब इकट्ठा जाते हैं। जी 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 पहचान पाने के साथ। अच्छा हसन, थैंक यू वेरी मच। तुमको जानकर खुशी होगी, कल रात को महिलाना के सहन में नौटंकी का भी प्रोग्राम हुआ था। वहाँ के नौटंकी, वाकई नौटंकी, ये गांव की, इसी बड़े गांव की हमीदाना का जिक्र हो रहा था कि रंगीन मिजाज थे और जिंदा दिलाने बड़ा गांव के सरदार थे, तो इसलिए उनके डिस्कशन के बाद नौटंकी की गई। लोगों को शिकायत है कि तुम तो आए नहीं और लोगों को नसीहत कर रहे हो। चलिए ओके, ऑलराइट, बाय। हम अपनी ज़िंदगी के शुरू के हिस्से में दो चीज़ें हैं। एक तो बड़े गांव की ज़िंदगी जो हम लोग छुट्टियों में जाते थे, और दूसरे हमारे चचा और वालिद और बुज़ुर्गों के ताल्लुकात आपस के। तो हम लोगों के हमारे वालिद, हम उनसे हम लोग इतना दूर रहते थे, क्यों? डरते बहुत थे। और डरते क्यों थे? कि उनके ताल्लुकात छोटे भाइयों से देखते थे। नसीर छोटे भाई थे उनके, तो वो उनके सामने आके काँपा करते थे। काँपने के माने के डरते इसलिए नहीं थे कि खौफ था, बल्कि ये है उनके ख्याल से और मोहब्बत की वजह से। हमको याद है कि अब भी हमारी शादी हो गई थी, अच्छी खासी लड़कियां बड़ी थी, रिजवान वगैरह बहुत बड़े थे, अच्छे खासे। अम्मू जान उनको कहते थे हम नसीर को। तो जब बाराबंकी आते थे तो कोऑपरेटिव बैंक
मैनेजर थे। तो कोई मीटिंग होती थी तो उनको देर हो जाती थी, तो वो आते थे, खाना वाना हो जाता था, तो मामी से कहते थे कि वो भी मामी कहते थे हमारी वालदा को कि मम्मी भूख बहुत लगी, तो उनका खाना लगा देते थे। एक मरतबा इत्तेफाक से खाना खा रहे थे कि अब्बू आ गए, तो उन्होंने कहा कि ये कोई खाने का वक़्त है, उठो, इस वक्त खाने की ज़रूरत नहीं है, शाम को खाना। तो बेचारे उठ गए फ़ौरन। इसी तरह से एक आध मरतबा, अच्छा वो जब भी लखनऊ जाते थे मीटिंग में, तो ये होता नहीं था कि बग़ैर अब्बू से पूछे चले जाए। लखनऊ से बड़े गाँव से आते थे और यहाँ से पहले पूछ के कि भाई हम जा रहे हैं लखनऊ, तब जाते थे। अगर अब्बू मना कर दे तो फिर नहीं जाते। एक तो ये होता था। तो ये चीज़ें देख के हम लोग अब्बू से ज़्यादा दूर रहते थे, खौफ भी करते थे और ख्याल भी करते थे, तो उनसे दूर रहते थे। अच्छा, वारिस भी हम लोग साथ रहते थे, तो चूँकि वारिस को इतना ज़्यादा उनका नहीं था, असर नहीं था, तो वो करते ही थे कि जितनी मोटी से मोटी किताब होती थी वो लेके उनके सामने बैठ जाते थे, तो जाहिर करते थे कि पढ़ रहे हैं। आपको ये था कि हम लोगों को गर्मियों में कहते थे कि पढ़ लो गर्मियों में, ताकि स्कूल में आसानी हो। तो हम लोग तो कभी पढ़ने वढ़ने में ज़्यादा तवज्जो थी नहीं, खेल और में ज़्यादा थी। वारिस हमेशा इतनी बड़ी मोटी किताब लेकर बैठ जाते थे, कभी डिक्शनरी, कभी कुछ उनको दिखाने के। बड़े गांव में हम लोग जब जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, तो वहाँ में लड़कों में ग्रुप से मतलब एक ग्रुप में हम जिया, रियाज, वाइस, ये थे 4 लड़के। इस तरह जलील, इनाम वगैरह, उसमें सदीक शायद नहीं थे। तो सदीक ने एक मतलब अब्बू को एप्लीकेशन लिख के दी कि ये लोग हमको अपने साथ खिलाते नहीं। तो बुला के वो लोग डांटे गए, उनको शामिल कराया गया। इसी तरह इकराम भाई, अमीन भाई, इकराम भाई, अतीक मामू और अबरार भाई 3 आदमी थे, और एक्स्ट्रा में अमीन भाई को शामिल कर लिया जाता था कभी कभी। तो जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो जिया भी आते थे, तो हम और जिया भी शामिल हो जाते थे उसमें। कैरम हो रहा है ऊपर, ये जो जीने का इसका फाटक का जी ऊपर का कोठा है, उसमें तो वहाँ रहता था, तो उसमें वो शामिल हो जाते थे। अच्छा, इकराम भाई शरारत तो हमेशा बहुत करते थे, मगर ऐसी शरारतें करते थे कि तकलीफ भी होती थी। अतीक मामू बेचारे रात में उठ के पानी पीते थे और सुराही अपनी सराहने रखते थे। तो एक मतलब इकराम भाई सवेरे उठ के पेशाब करके रख दिया रात में बहुत बेचारे बहुत लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। इसी तरह इकराम भाई, वो वाकया बताइए जो इम्तिहान देने गए थे स्कूल का, आप बता रहे थे इम्तिहान। कौन? 10 रुपए वाला इम्तिहान जो इकराम। हाँ, हम बताते हैं उसके तो कई है किस्से। तो एडमिशन में जलील का एडमिशन होना था, तो जलील इकराम कुछ मतलब नहीं उनको कि ये पास होना है या फेल होना। जलील को भी कुछ पता नहीं कि एग्जामिनेशन हमको किस तरह करना है कि, मगर इकराम भाई हर चीज़ का अपना जिम्मा ले लेते थे कि जलील को पास करना है और एडमिशन होना है। तो वो एक चरण जी थे कि अब्बू गारा के साथ पढ़े हुए थे, वो उस ज़माने में नेचुरल साइंस पढ़ाते थे हमको। तो इकराम भाई जलील को नकल कराने पहुँचे, तो वो पीछे से आ गया, उन्होंने पकड़ लिया। क्या कर रहे हो इकराम? कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ।
कह रही हैं, कह रहे हैं कि आप ये सब कुछ नकल कराने आए हैं, आपको देखने आया हूँ। उल्टी। अब वो बहुत खबा, चलो पुलिस के पास कहने चलिए। तो वो ले गए प्रिंसिपल के पास, कह रहे कि ये देखिए वहाँ नकल कर रहे, कहने बिल्कुल झूठ कहते हैं, नकल ये करा रहे थे, इनका भतीजा बैठा है उनसे। बहरहाल इसके से एक मरतबा हम और इकराम भाई एक ही क्लास में थे, 9वीं में। तो हमसे अर्थमेटिक एग्जामिनेशन, तो हमसे कहने लगे कि यार हमको पर्चे पे लिख के दे दो। अच्छा, हम कभी काम किया नहीं, हम डरते थे। हमारा जो इन्विजिलेटर था वो बहुत ही मारदुखा थे, बहुत सारा स्कूल डरता था वो हमारे इन्विजिलेटर। अब ये मार हमको दाद की लिख के दो। खैर हमने लिख के दिया। अब हम भी डरते थे का कभी किया तो नहीं था ये। तो हम जैसे ही उनको पकड़ने लगे वो आ गया, उसने हमको पकड़ लिया। कहने की क्या कर रहे, हमने हम कुछ नहीं, हम करीब करीब रोने लगे। 9th में थे हालांकि। खैर वो लेके हमको चला, और जैसे ही इनके पास से निकला उन्होंने हाथ पकड़ लिया उसका, कि आप कहाँ ले जा रहे हो। तो उनका ये नकल कर रहा था, इनके झूठ बोलते आप, ये नकल नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था। मैंने इनसे कहा था मुझे दे दो, तो उनका आप भी चलिए, करे चलिए। अच्छा। हाँ। खैर उसको प्रिंसिपल से फिर वही लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरा छूट गया। एक मरतबा हमारी सीट पीछे थी, इनकी आगे, और एक क्रिश्चियन प्रिंसिपल हो गया था जो बहुत ही बेहद मारतूखा था, बहुत ही बदमाश। और वो क्रिमिज के उन्होंने बाटा के चप्पल, वो जूते मिलते थे क्रिमिज के, वो पहन के चुपके चुपके आता था और हाथ डाल देता जेब में, तो जिसके पास छुपा होता था। तो एक राम भाई तो नोटोरियस ही, तो आया और इनकी जेब में हाथ डाल दिया। खैर ये अपने बैठे रहे, कुछ नहीं मिला। तो जहाँ आगे बढ़ने लगे इनके हाथ पकड़ लिया। एक राम भाई हमारे 10 रुपए तो देते जाओ। रुपए कैसे, कहले अभी निकाला है ओके, सारे क्लास के सामने आपने मेरे जेब में हाथ डाला और 10 रुपए निकाले, वो दे दीजिए आप। बहुत ही अच्छा, इसी तरह से बहरहाल हम लोग जब मुझे ट्यूटर आते थे पढ़ाने के लिए, वो तो खैर एक बुढ़ा मास्टर कहते थे उसको हम लोग, तो वो इनको पढ़ाने के लिए रखे गए। तो ये लोग पढ़ते होते थे नहीं, मारते थे उनको, ज़्यादा बहुत मारते थे कि अगर कल से आए तो मारेंगे। और ये तो वो छोटा नाक बहुत डरता था, वो कह रहे फज्जे भी हमको मारेंगे, तो कह रहे तुम जानो हम भी मारेंगे। वो बहरहाल जब वो नहीं माना तो एक दिन उसको कमर रस्सी से बांध के ऊपर से लटका दिया। कहने बताओ कहाँ से दुनिया हो गई, कहने आऊँगा तो फजी में एक डर से, लेकिन पढ़ाऊँगा नहीं। हमारे थे मास्टर नज़ीर, एक बहुत पुराने थे, हम लोगों को सबको पढ़ाया करते थे, हमको रियाज को। और इकराम भी तो खैर पढ़ रहे थे लेकिन बैठते थे। तो रसूलपुर में मकान था, पहले छोटे नाना और सब छोटे नानी वगैरह, वहीं से तो हम उबैद, रियाज, अबरार भाई, इकराम भाई, सामने वहाँ पे बरामदा था, बैठ के पढ़ते थे। उबैद के यहाँ से छुट्टियों में गाजर का हलवा आया बन के, तो वो उबैद की आदत थी कि वो रख देते थे, भूल जाते थे, खाते खुद नहीं थे और सड़ जाता था। तो एक राम भाई ने कहा, उनको मालूम हो गया कि सड़ गया है, तो उसको निकलवाया और उसको गर्म करवा के उस पर कुछ करवा के केवड़ा उड़ा प्लेट में बन के, और नौकर से कहा जब हम लोग पढ़ रहे हो मास्टर नज़ीर हो तो इधर से लेके गुजरना, तो जब पूछेंगे क्या है तो कहना कुछ नहीं ऐसे ले रहे प्लेट। तो वो जिद करेंगे
जब जिद करे तो बताना कि गाजर का हलवा है। खैर वैसे हुआ कि वो तो उसने मास्टर ने कहा कि क्या ले जा रहे हो? तो कुछ नहीं मियाँ ऐसे जा रहे, लाओ देखो देखो। वो जीत गया तो उसने ले तो गाजर का हलवा। उन्होंने 2 चम्मच दाब दिए और मतरी और ये वो सब किस्से होते थे। बहरहाल तो बड़े गांव में अच्छा अब्बू जी रोलिंग। जो बड़े गांव का जश्न मनाया गया, मैं समझती हूँ इसकी पहले बहुत ज़रूरत थी, और अब तो सबसे बड़ी बात ये कि माशाल्लाह से अब एक यंग जनरेशन सामने है और उसको बड़ी दिलचस्पी हुई और सब पुराने वाक़यात और पुराने अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के जो की ज़िंदगी जो रही और जिस तरह से गुजरी वो सब उनको जो मालूम हुआ। तो मैं समझती हूँ कि जो हम लोग का मकसद था कि इस जश्न से लोग आने, जो हमारी यंग जनरेशन है, नौजवान लड़के लड़कियाँ, वो जाने और फिर आगे वो ये विरासत लेके चले। मैं समझती हूँ बड़े गांव में जो ख़ानदान रहे, सबको मालूम है, जो उनकी एक मुश्तरका जो एक कहना चाहिए एक जो खुसूसियत थी, जो उनकी क्वालिटी थी, वो यही थी। सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि भाई सब, एक तो ये कि इत्तेहाद, सारे ख़ानदानों में इत्तेहाद, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ का। दूसरा ये कि डाउन टू अर्थ, बिल्कुल इंसानियत से भरपूर शख्सियतें थीं। तो उसका असर जो है वो यंगर जनरेशन पे पड़ता है, जो सब आप लोगों में भी वही चीज़ है। जो सबसे बड़ी बात बड़े गांव के बुज़ुर्गों की थी, जिन्होंने हम सबको वो चीज़ सिखाई, एक तो ये कि इंसानियत की खिदमत, दूसरा ये कि दूरअंदेशी कि आगे आने वाले ज़माने में क्या होना है। तो लड़कियों की तालीम, उनकी तरबियत, और जो उस वक़्त के हालात थे कि बड़े बड़े ज़िम्मेदार, सभी लोग ज़िम्मेदार थे, लेकिन ख़ास तौर से खालू जान यानी हमारे ससुर जमीलुर रहमान खिदवाई साहब, जो पहले भी कहते थे कि ये रहने वाली नहीं है ज़िम्मेदारी, और सब कहते थे ये ऐसे ही कहते कि ज़िम्मेदारी भी जा सकती। और ज़िम्मेदारी के बाद फिर उन्होंने लोगों को ये मशवरा दिया, ख़ास तौर से हम मुजान को, नसीर चाह को, कि भाई बड़े बड़े फॉर्म्स करो, ये ज़मीन नहीं रहने वाली। बहरहाल वो एक हिस्ट्री। उसके अलावा जो एक अच्छी बात थी कि लड़कियों की तालीम, और हमारे यहाँ भी पहली ग्रेजुएट सईदा बाजी थी, नसीर चाह की बेटी, और जितने उस वक़्त के बच्चे थे सबकी पढ़ाई में उन्होंने दिलचस्पी ली, और औरतों को कैसे आगे आने में उन्होंने मदद की। हम उसकी जीती जागती तस्वीर हैं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, जहाँ किसी भी पोजीशन पे हम हैं, वो सिर्फ खालू जान की इनकरेजमेंट। और ये जो हमारे शौहर साहब बैठे हैं इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इनका जो कोऑपरेशन हमें रहा। तो मैं समझती हूँ कि आज की दुनिया में, आज के हालात में बहुत मुश्किल से ये मिसालें मिलेंगी कि किसी ससुर ने अपनी बहू को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश की, और शौहर का जितना कोऑपरेशन मिला, मैं समझती हूँ बहुत कम लोगों को। पूरी ज़मीन जायदाद लिख दी हमारी हैं, पूरी हमारी ज़मीन जायदाद लिख दी। ये सही कह रहे हैं कि जितनी भी उनके पास ज़मीन उस वक़्त थी बाराबंकी में, तो इनके नाम नहीं है, वो हमारे नाम है। तो ये भी एक बेमिसाल चीज़ है। तीसरी चीज़ ये जो उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत थी कि हम 28 बरस के थे जब हम पॉलिटिक्स में आ गए थे। अपनी कहना चाहिए ख्वाहिशात के ख़िलाफ़, हमें कोई दिलचस्पी पॉलिटिक्स से नहीं थी, लेकिन बहरहाल खालू जान चाहते थे। उनकी अपनी तो औलाद कोई उनके हाथ नहीं लगी, हम ही लगे। तो हमको उन्होंने 28 बरस के जब हम थे, इस मई में हमें 50 साल पूरे हो जाएंगे एक्टिव पॉलिटिक्स, और उस वक़्त जब हम इलेक्ट हुए थे तो हम 28 बरस के थे। और खालू जान जो थे, उन्होंने फिर हमारे बच्चों की जिस तरह से जिम्मेदारी उन्होंने निभाई कि भाई इनको इतनी यंग एज में पॉलिटिक्स में डाल दिया, तो पूरी तरह से हमारी तीनों लड़कियों को उन्होंने जिस तरह माँ की खिदमत करती उस तरह से उन्होंने, और खाला जान, उन दोनों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सियासी ज़िंदगी है। आप 1960 में हम आए थे, तो लेकिन जाहिर है कि
बेसिकली तो हम सोशल वर्कर ही अपने को मानते हैं, लेकिन सोशल वर्क में और पॉलिटिक्स में बहुत आपस का रिश्ता है, राब्ता है। तो इस तरह से हम पॉलिटिक्स में आए। उसके बाद से जो खालूजान ने की तरबियत, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं है, क्योंकि हमें घर में इतनी ज़बरदस्त तालीम मिली और ट्रेनिंग हुई, पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई कि हमें फिर किसी की ज़रूरत नहीं रही। और सबसे हमको एक बात बहुत उनकी पसंद आती कि उन्होंने हमको हमेशा ये तालीम दी कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपनी राय दो। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तुम पार्टी के हक़ में जो है वो तुम कहो ईमानदारी के साथ। और ऐसा शख्स मैंने देखा नहीं कि जो इतना इस हद तक मतलब पार्टी के लिए जान देने पे तैयार हो, आमादा हो। क्योंकि एक मैं छोटा सा वाक़या छोटा क्या, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ी चीज़ है कि जब हमारी पार्टी का तफरीक हुई, इंदिरा गांधी कांग्रेस बनी, इंदिरा कांग्रेस बनी दूसरी तरफ, तो उस वक़्त खालूजान अस्पताल में थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। हमसे वो ज़िद करते रहे कि तुम जाओ। और यहाँ वो पहली कब कौन सा था, 25 या 26 मेरे ख्याल है दिसंबर को, 28 29 कोई लास्ट की 2 तारीखें थी, उसमें था वो हॉस्पिटल में। तुम जाओ, ये इंदिरा गांधी की स्टेट है, तुम वहाँ की प्रेसिडेंट हो, अगर तुम नहीं गई तो लोग क्या किससे कहोगे, तुम्हारा वैलिड रीज़न है हमारी वजह से नहीं जा रही हो, तुम किससे कहोगी तुम नहीं आई, ये बहुत ही बुरा होगा इंदिरा गांधी के हक़ में, तुम जाओ। खैर कैन रिजर्वेशन कराओ। और उससे ज़्यादा ये कि जाहिर है कि जब हम जाएंगे तो हम डॉक्टर से पूछेंगे भाई इनके हालात क्या हैं। डॉक्टर सक्सेना हुआ करते तो उनको पहले बुला के कह दिया कि ये नहीं जाएंगी, आप इनसे कह दिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर भाई हम चलने लगे तो हमने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या हाल है, कैसे, हमारा जाने को दिल नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम कल परसों तक उनको शिफ्ट कर देंगे प्राइवेट वार्ड में। लेकिन यह है फिर भी उन्होंने कहा कि भाई हार्ट का मामला है मैडम, मैं इसमें और क्या कह सकता हूँ, इतना उन्होंने कहा। और हम लोग यहीं थे, बहुत कामयाब मीटिंग रही इंदिरा गांधी की। हम और इमरान दूसरे दिन जाने वाले थे मेल से, और सुबह 5 बजे मोनिस का फ़ोन पहुँचा के उनका इंतकाल हो गया। खैर हम लोग शाम को दोपहर में पहुँचे। तो इस तरह की जो हमें तरबियत मिली उसने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की कि मामलात को समझने में और देखने में, और ईमानदारी की बात सच्चाई के साथ अपनी कहनी। और दूसरी बात, जो हमारे मामू साहब थे शफीकुर रहमान क़िदवाई, उनका जो कंट्रीब्यूशन, उनका भी यानी उनके तो अगर आप किस्से सुनिए तो लगता है वो फरिश्ता थे, कोई इंसानियत, इंसान के जो ताकत होती है उसके अलावा भी उनमें कोई ताकत थी। जिस किस्म के उनके हालात रहे, हालात ज़िंदगी, और जिस तरह से उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, तो मैं समझती हूँ। और सब जो मैंने पहले कहा कि इकट्ठे और एक रहने की बात, लेकिन जैसी मोहब्बत इन दोनों भाइयों में थी, नसीर साहब और जमील साहब में, मैं समझती हूँ ऐसा नहीं था। मैंने ख़ुद देखा है कि वो आते थे, एक तो खालूजान को ये था कि वक्त पे खाना खाओ, वक्त पे सो, ये सब। अब वो बेचारे को कभी मीटिंग में देर हो गई तो हम चश्मदीद गवाह हैं उसके कि आए, मामी बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी, खाना दे दो, खाना दे दो। खाना आके रखा गया, जल्दी से आके बैठे, एक लुक़मा उठा के मुंह में रखा, उतने में खालूजान आए। ये क्या बेवक्त खाना, 3 बजे खाने का कोई सवाल नहीं, उठाओ खाना उठ गया, वो भी भूखे उठ गए। लेकिन वहीं पे जब उनको एक दफ़ा छत गिर गई थी और पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो पूरी खिदमत उन्होंने, उनके गंदे पॉट उठाना, साफ़ करना, वो सब। और अम्मूजान हमारे नसीर चाचा जो थे, उनको बड़ी अच्छा लगता था फिल्म जाने का, तो जब लखनऊ आते थे तो फिल्म ज़रूर जाते थे। अम्मूजान कभी ना उनसे पूछते थे और ना खालूजान उनसे कहते कि जाओ। जब आ जाते थे तो कहते थे खालाजान से कि माँ आज खाना जल्दी करा दो, नसीर आए जिन्हें पिक्चर देखे, जल्दी खाना कराओ। अच्छा अगर अम्मूजान किसी वजह से नहीं जा रहे हैं, देर हो रही, तो ख़ुद नहीं कहते, खालाजान से कहते पूछो भाई आज पिक्चर न देखिएगा, आज फिल्म न देखिएगा और आखिर में वो जाते थे। लेकिन ऐसी बेमिसाल मोहब्बत भाई हमने नहीं देखी। अस्पताल में थे खालूजान, तो अम्मूजान गए तो मफलर जो डाले थे बहुत पुराना था, वो सब कटा वटा था। तो हस्ब आदत का क्या ये फटे पुराने मफलर लेके चलते हो, नया मफलर ख़रीदो, जाओ नया मफलर ख़रीद के तब पहनो। तो बेचारे आए घर, अमीनाबाद से होके मफलर भी लाए
और खाला जान से कहने लगे आज भाई की तबीयत ठीक लगा थे, डांटे गए हम। तो ऐसी मोहब्बत, ऐसी बेमिसाल, मतलब बड़े गांव के सबसे बड़ी, अब जो आजकल मतलब अच्छा लगता है जब किदवाई ख़ानदान का नाम आता है या बड़े गांव का नाम आता है, तो बड़े गांव की जो मतलब एक दूसरे के साथ एक अजब सा रिश्ता है सारे ख़ानदान का। कौन क्या है क्या नहीं कोई नहीं जानता, बड़े गांव के हमारे रिश्तेदार तो पूरे हम लोग को महसूस नहीं होता, लेकिन लोग इस चीज़ को बहुत मानते हैं। जैसे पूरा ख़ानदान माशाल्लाह से हर एक के दुख सुख में शरीक रहता है। यहाँ उसकी शादी थी ज़र्री की, और उसी ज़माने में अकीला बेचारी का इंतकाल हो गया जिस दिन उनका माना था 17 अक्टूबर, अलमास की, हाँ अलमास की शादी थी। तो सारा ख़ानदान आया तो फिर वैसे ही वापस चला गया वहाँ के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ आजकल बहुत रेयर है, ऐसे न ख़ानदान मिलते हैं न ऐसे ख़ानदान वाले मिलते हैं। एक बात कहना चाहते थे अब्बू की जी कि इनका इलेक्शन था, बारिश हो गई, बारिश में यहाँ इनके साथ वर्कर आ गए, अब्बू भी इनके साथ गए थे, वो भी आए, वर्कर्स भी आ गए। तो खाने में से बैठ गए तो हमसे कहने लगे वो लोग आए हैं वर्कर्स, उनको बुला लो खाने के लिए। तो हम ज़रा से हिचकिचाए कि ये खाली नोलिन पे सब गंदे जूते और चहला कहाँ आएंगे। तुमने कहा आप खाइए, वो लोग खा लेंगे। कहने क्यों, बुला के लाओ। तुमने कहा ये कहाँ खाली नोलिन पे, कहले वो लोग आएंगे आप जाइए बाहर, घर से निकल जाइए। अच्छा, कहले वो लोग तो आएंगे। तो ये वर्कर्स का उनका इंटरेक्शन था नहीं, और रिस्पेक्टेबिलिटी वर्कर माफ करना ज़्यादा हो रहा है। वर्कर्स को इतना मजबूत जकड़ लेते थे कि निकलते नहीं थे। जितने भी ये कुर्मी है जिसके बेनी प्रसाद आज बने बैठे लीडर, सारे अब्बू के कब्जे में थे पूरे ज़िले के, कोई आदमी इनको खसका नहीं सकता। हमको अच्छे से याद है, इनका इलेक्शन था तो वर्कर्स उस टाइम जीप होती थी, एक दो होती। तो एक ठाकुर थे मजबूत, इनके 2-3 आदमी, वो रात भर गए काम कर, सवेरे आए, एक ही गाड़ी थी। तो अब्बू बरामदे में बैठे थे, वो लोग आए, वहीं नल लगा था तो हाथ मुँह देने लगे। तो अब निकले, कहने कि भाई तू तो होया है उनका, पूछा पाछा, कहने वहाँ पे सुना है कुछ हालत ख़राब है एक गांव में, तो वहाँ चले जाओ। तो सबने कहा कि अभी आए हैं, कुछ चाय पानी कर लें, कोई खा पी ले तो जाए, करे नहीं अभी जाओ। तो नहीं माने, फ़ौरन कहने जाओ, फ़ौरन जाओ। वो लोग बेचारे बैठे और चले गए। पीछे से मोटरसाइकिल दौड़ाई कि उनको बुला लो, बैठा के नाश्ता कराया, तरस ना आए तो है सब कहने अब जाओ। कहने हमने देखा था तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे। इस तरह से वर्कर बनाते थे वो। बस थैंक यू। नहीं, और आपको कुछ बातें उस वाले की, कॉलेज में जब जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, तो बुजुर्गों का इंटरेक्शन आपसे उस जमाने के कुछ ऐसे याद? बुजुर्गों से दूर रहते थे। हम लोग जैसे बुजुर्ग नहीं थे उस वक्त। तो सही कि हम खेल हॉकी आप खेलते थे, रिप्रेजेंट करते थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में? हाँ, वो सब करते थे, लेकिन बुजुर्गों से बहुत दूर रहते थे। बुजुर्गों से कोई राब्ता नहीं होता। अच्छा, और जो इनके दादा थे रेहान के अशफाक नाना, वो जो इनके यहाँ बरामदे में कुर्सी है ना, वो लंबी वाली, उसी पे बैठे रहते थे। उससे हम लोग कोई लड़का, उनसे सब बहुत डरते थे, कोई लड़का निकर पहन के नहीं निकल सकता था, कोई लड़का बगैर टोपी पहने नहीं निकल सकता। छोटे थे तो नेकर पहने और टोपी जाने से बुलाया, कौन जा रहा है? इत्तेफाक से नाना हमारे सामने, तो वो जलील रोने लगे तो उन्होंने बुलाया। अच्छा, मगर हम लोग मानते नहीं थे। वो तुम्हारा चबूतरा जो है अशफाक नाना सोने चले जाते थे दोपहर में, हम लोग वहीं हॉकी और सब। तो आप लोगों की जो शरारतें होती थी तो उस पर
कभी कोई संजीदगी से बुजुर्गों ने कुछ इंटरेक्शन तो नहीं हुआ वो सिलसिले में? हमने बताया ना कि बुजुर्गों हमने शरारत कर कभी तो पकड़े गए होंगे कि वो हाजिरी हुई हो उनके सामने? हमारी हाजिरी नहीं होती थी, नहीं होती थी, इसलिए कभी काम ही नहीं करते थे कोई, हम अपने खेल में मस्त रहते थे। लेकिन सबसे अच्छा ज़माना वो था जब अबरार मामू निबलेट स्कूल में पढ़ाते थे और रोज़ सुबह जाते थे और रोज़ शाम को वापस आते थे। तो जिधर हबीबा खाला रहती नए घर में, कोटा सनसनीगढ़ कहलाता, तो वहाँ के किस्से सुना भाई। 12 बजे रात तक एक हंगामा, एक क़यामत मची रहती थी, गाना बजाना, पता नहीं नीचे लोग सोते कैसे थे। और वहाँ पे एक रमज़ान के ज़माने में वो हम लोग सब 9-10 बजे आ जाते थे खाना खा के ऊपर, सब 1-2 बजे तक। तो एक दिन 2 बज गए, रमज़ान में अफ्तारी का उसका हो गया, सहरी का वक्त। अब हम और ज़िया कहाँ जाए खाना खाने, इधर दो ढाबे पिटारों में जी नगर में वासिवा खाला उसमें रख के ऊपर से सील रख देती थी, बंद करते उसको हटा के देखा तो उसमें सब माल भरा पड़ा। तो हम ज़िया सब साफ कर गए, वैसे ही बंद कर दिया। बेचारी उठी रोज़ा वहाँ सहरी खाने, तो वहाँ कुछ है ही नहीं। और वो जो एक वाक़या था वो क्या, देवे के मेले में अब्बू को मना कर दिया था डीएम ने, फिर आपने जाके, अरे वो वो वाक़या इकराम भाई को बहुत गुस्सा आता था, और वो थे इकराम बाबू जो थे देवे के मेंबर भी थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। तो इकराम भाई कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे, उनका गुस्सा आता था डीएम को, एसपी को, जिसको जो हमारे तैयार है वही हम भी देखते थे। तो हम वहाँ पे हॉकी ऑर्गेनाइज करते थे, कैंप था, हमको 10 दिन रहते थे। तो एक मरतबा एक राम भाई आए, हम कोतवाली में बैठे हुए मोहम्मद मियाँ के गाड़ी का पास बनवा रहे थे। तो एक राम भाई आए कुछ परेशान, हमको लगे कह रहे खरीद तो बहुत गड़बड़ हो गया। हमने कहा क्या हो गया? कह लो निशात आ रही थी, बस वो पुलिस वाले ने रोक दिया। अच्छा मेले वाले बाहर की पुलिस भी लगती थी, कुछ गुंडा बहराई से, तो उन्होंने रोक दिया और वो वहाँ खड़ी है, चलो। हमने कहा चलो। तो जब हम निकले तो रास्ते में एसडीएम का कैंप पड़ता था और कोई फंक्शन था, उसमें जितने अफसर थे वो आ रहे थे। तो हमारे साथ 2-4-6 आदमी रहते थे। तो जब हम पहुँचे तो हमने किसी को सुनी नहीं, कुछ न कहा, और हमने जो लड़के थे हमने कहा सबकी गाड़ियों की हवा निकाल दो। अच्छा उसमें जज थे और एसडीएम थे और डीएम थे, कौन कौन था पता नहीं। बहरहाल मरता झिझके, जब आपने ज़ोर से कहा तो शुरू हो गए, 1 की निकली, 2 की निकली, और हम हुस्न से थे। हमने कहा कि राम भाई की गाड़ी रोकी है किसी ने, उसको पुलिस वाले को मालूम है किसने रोकी, वरना मैं आग लगा दूंगा पूरे मेले में। ये कह गए, चले गए। अच्छा ये अनवार थे और हम जो आदमी है सब हाथ में जोड़ रहे। हमने कहा कोई सवाल ही नहीं। बहरहाल ये कह सुन के हम चले गए, बैडमिंटन खेलने चले गए। वहाँ से जब खेल रहे थे तो एक चपरासी आया डीएम का, कि साहब आपको बुला रहे हैं, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। तो हमने कौन से कह दो कि हम खेल रहे हैं, खेलने के बाद आए। कह रहे नहीं साहब वो बाहर टहल रहे हैं। हमने कहा टहलने दो, हम तो खेल रहे, हम नहीं आ सकते। खैर जब खेल के निकले तो टहल रहे थे, वो थे डीएम क्या नाम था, अरे हमारे बहुत दोस्त थे, नागर साहब, तो सिगरेट यूँ पीते थे। ये खलील मियाँ सुना आप आग लगा रहे हो? हमने कहा कहाँ? कह रहे कि मेले में। हमने सुना, हमने कहा बिल्कुल सही सुना आपने, आग तो हम लगा ही देंगे। एक राम भाई की गाड़ी रोकी गई है, अब अगर किसी हमारे जानने वाले की गाड़ी
रोकी गई तो आप देख लीजिएगा, हम आग लगा देंगे। कह रहे नहीं, आप इसकी फिक्र न कीजिए, हमने आर्डर दे दिया है, कोई गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। तो हमने कहा जाइए सोइए भी। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं। उस वक्त का ऑफिसर्स भी बहुत तहजीब याफ्ता मामले को समझते थे। और उस वक्त ये होता था कि जब कोई ऐसा मामला आया ज़िले में तो सारे लोग मतलब जो पॉलिटिकल भी होते थे और रिस्पेक्टेबल जो होते थे उन सबको बुला के सारे मामले वहीं सुलझ जाते थे। आजकल का जैसा नहीं था। ये वहाँ पे देवरी मेले में आखिरी दिन मेंबर्स के और ऑफिसर्स के दरमियान हॉकी मैच होता था 5 साढ़े 5 बजे वाले में। शाम मगरिब पे वक्त हो जाता था, तो उस वक्त कहाँ कोई खेल हो सकता था। 4 बजे से हम लोग वहाँ पे मेंबर टहल रहे हैं और जब डीएम साहब आ नहीं रहे हैं, तो जब डीएम साहब नहीं आ रहे तो खेल नहीं शुरू हो रहा। तो एसडीएम था वो, उसको मारते मारते छोड़ा हमने, बहुत बुरा भला। खैर ये कह के तो पब्लिक जमा मैच देखने आते थे सब। खैर ये कह के हम चले गए अपने कैंप में। ज़मीर भाई वगैरह सब थे, तो बैठे थे ताश खेल रहे थे। आया जबरदस्ती कि साहब बुला रहे, तो हमने कौन साहब बुला रहे? कह रहे डीएम साहब, बड़े साहब। तो उनसे कह दो कि हमने कहा कि हम ताश खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, हम इस वक्त नहीं आ सकते। उनका ही चाहे आ जाए, हमारी मुलाकात कर लेंगे। तो गया, क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरा वो आए नहीं। दूसरे दिन बाराबंकी में हमको टेलीफोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है, इस वक्त हम फ्री है हमारे। तो हमसे पूछा कि आप कल क्यों नहीं है? तो हमने कहा कि मैं आपका नौकर तो हूँ नहीं, क्यों, हमने कोई गलती की नहीं। बहरहाल उनका ये ठीक नहीं है और ये नहीं हो जाएगा सब, बहरहाल हो गया। तो हम लोग कुछ डरते दबते नहीं थे उस ज़माने में। और उसी के मुकाबले में एक मिनट, ये हबीब कुर्सी वाले, चौधरी कुर्सी, चौधरी हबीब मेंबर हुए, हम मेंबर नहीं थे। तो शाम को सब लोग आते थे घर से, शुरू दिन थे मेले के। अरे खरीद खाओ, खरीद खाओ। देखो यार, हमारे कैब में गधे बंधे हैं, हम कहाँ रहे? हम कहाँ रहे? हमने कहा हम कहाँ जाने? भाई मेंबर तुम हो, हमसे क्या पूछ रहे हो कहाँ रहे? कहने नहीं चलो, नहीं तो हम रात भर कहाँ रहेंगे। बड़े गाँव के कुछ से सुनाओ फिर देवे कि नहीं? हाँ, सारी तो मतलब ऐसे हो गए। तो बड़े गांव में जब छुट्टियों में माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब तो तुम लोगों के ज़माने में, तुम लोगों शायद छोटे हो तो देखा हो, एक एक घर में पलंग बिछने की एक गुंजाइश नहीं होती। ये पूरा आपके बरामदे का जो है वो, उसके बाद उस तरफ का नए घर का, इधर ऊपर कोठा बरोठा, हर जगह भरी रहती थी और एक से एक बदमाश बच्चे। भाई नए घर में अगर देखो तो माशाअल्लाह से 8 बहन भाई, हम 8 ही बहन भाई, वारिस भाई वगैरह जी, और ये रजी तौफीक, इतना तो सदीक, और ये सब सीधे। और फिर सबसे बड़ा जो था वो थे सुहेल तुफैल, ज़ुहैर बेचारे सीधे साधे थे, और उज़ैर क्या नाम, ज़ुबैर। ये लोग माशाअल्लाह से नए घर के जो मकी थे वो थे। और सुबह हर बुआ का ये होता था कि वो आके बैठती थी कि रात को बच्चों ने जो गीले किए हैं बिस्तर, वो धोने का एक सेशन होता था और बच्चों पे तबसरा होता था कि रात भर यूँ करत है फलाना। बहरहाल वो होता था। और बड़े कैरेक्टर थे, पता नहीं तुमने नाम देखा होगा, मरियम नानी इन लोगों की बुआ, एक थी खलील की बुआ और एक थी वारिस भाई की बुआ। उसके अलावा अम्मी जानी यानी मैमूना खाला के बच्चों के साथ हर एक के साथ एक एक होता था। तो इन सब का सेशन होता था नए घर में कपड़े धोने का। और माशाअल्लाह से इतनी एक्टिविटीज़ रहती थी, ड्रामे वहाँ होते थे, बैडमिंटन के वो होते थे, क्रिकेट मैच होता था, उसी में इमरान के दांत टूटे थे। हॉकी लोग सब खेला करते थे। और उसके अलावा मतलब अखबार निकलता था, अबरार मामू लिखते थे
और मेरे ख्याल में छोटी लड़कियां जो थी वो इकन्नी दुअन्नी उनको मिलती थी, सब जगह बांटती थी हर हफ्ते। मेरे ख्याल इकराम मामू तो नहीं, शायद अतीक मामू और अबरार मामू, बहरहाल इकराम मामू शामिल रहते थे। वो सब वो एक अखबार निकलता था जो उसमें पूरी है, लगते थे।